नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और हमारे साथ हैं देश के मशहूर सेफोलॉजिस्ट रामबंधु वत्स। इन्होंने अभी अभी एक सर्वे किया है ION भारत के लिए और कहा जा रहा है कि यह सर्वे RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास भी सर्वे के नतीजे, सर्वे की रिपोर्ट जाएगी और RSS इस सर्वे के मुताबिक कई बड़े फैसले लेगा। तो अभी एक और खबर आ रही है। खबर यह आ रही है कि हज़ारों RSS के स्वयंसेवक बिहार आ चुके हैं और वे इस चुनाव में बड़ी अहम भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। तो हम रामबंधु वत्स जी से जानेंगे कि ये जो स्वयंसेवक आए हैं ये यहाँ कितना पसीना बहाएंगे और उस पसीने का कितना फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी और NDA को मिलेगा। तो कितने स्वयंसेवक आए हैं रामबंधु जी? देखिए, खबर तो मीडिया में है, काफ़ी दूसरे राज्यों से स्वयंसेवक आए हैं बिहार के चुनाव परिणाम के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन ये इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। जब भी चुनाव होता है तो या किसी भी राज्यों में चुनाव होता है तो बाहर से लोग आते हैं, हर पार्टी के लोग आते हैं। तो RSS के लोग भी आते हैं, जाते हैं और BJP के लोग भी आते हैं और आए हैं अलग अलग क्षेत्रों में। कितनी संख्या होगी जो स्वयंसेवक आए होंगे? लगभग मुझे लगता है अगर आप मीडिया की रिपोर्ट की बात माने तो लगभग 1500 के लगभग में आसपास के लोग आ रहे हैं और वो हर जिलों में जा रहे हैं। उन लोगों को अपना जो चुनाव प्रचार की जो समिति तैयार है उसके अनुसार जो जिम्मेवारी बनी है उसके अनुसार लोग जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और एक्चुअली कोई भी पार्टी जब प्रचार करती है तो उस समय अपने कार्यकर्ताओं का, अपने स्वयंसेवकों का की संख्या को बढ़ाना चाहती है ताकि वो डोर टू डोर कैंपेन कर सके। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और इसीलिए लोग आए हैं। तो ये ऐसा क्यों है कि बिहार में RSS को दूसरे राज्यों से स्वयंसेवक इतनी बड़ी संख्या में लाने पड़ रहे हैं? बिहार में क्यों कमज़ोर है संघ? जबकि पड़ोसी राज्यों की बात करें तो झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा में देखिए कितनी मजबूती है। बिहार में संघ क्यों कमज़ोर रह गया? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि बिहार में संघ की स्थिति दूसरे राज्यों की तुलना में कमज़ोर है। अब पड़ोसी राज्य आप देख लें, अगर आप पश्चिम बंगाल को देख लें, झारखंड को देख लें, तो बिहार में उनकी संख्या कमज़ोर है और उनकी राजनीतिक स्थिति भी दूसरे राज्यों की तुलना में कमज़ोर है। इसके दो कारण हैं। एक कारण तो ये है कि अगर आप बिहार की राजनीति की अगर पृष्ठभूमि देखें तो जब जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में कांग्रेस के खिलाफ जब संपूर्ण क्रांति हुआ था, जो बिहार को JP और लोहिया की धरती कही जाती है, तो कांग्रेस के खिलाफ जो समाजवादी मुहिम हुआ उसका नेतृत्व RSS ने नहीं किया, उसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया, लोहिया ने किया। और वही कारण उसके बाद जब एक नई सरकार आई, जनता दल की सरकार आई, बाद में लालू यादव यहाँ के मुख्यमंत्री बने, तो जो कांग्रेस को सत्ता से हटाई उसका जो मुख्य चेहरा रहा लालू यादव जो आए सत्ता में। तो हालांकि लालू यादव की जो पहली बार सरकार आई थी उसमें BJP का समर्थन था, लेकिन चेहरा तो लालू यादव का था। बाद में एक नया बदलाव हुआ बिहार की राजनीति में। लालू यादव सामाजिक न्याय के मसीहा के रूप में आगे बढ़ने का प्रयास किए और बिहार की जो राजनीति अगरी बनाम पिछड़ी की हो गई। उसके बाद एक नक्सल का दौर चला, फिर जंगल राज का दौर चला। उस समय जो बिहार की जो राजनीति थी वो अगरी बनाम पिछड़ी की राजनीति लालू यादव के कारण, लालू यादव मुख्य रूप से उनका जो राजनीति का जो नैरेटिव था अगरी बनाम पिछड़ी का था, या उसको आप दूसरे शब्दों में कहें या उनके शब्दों में सामाजिक न्याय का था। फिर नक्सली हिंसा, जंगल राज, तो इससे भी जो बिहार अब आगे बढ़ा, बिहार मतलब लालू यादव की जो राजनीति थी अगरी बनाम पिछड़ी की, वो जाके MY समीकरण में शिफ्ट हो गई और जो वास्तव में जो पिछड़ी हैं, जो जिन्हें हम अति पिछड़ा कहते हैं, वो नीतीश के नेतृत्व में एक नई राजनीतिक यात्रा के लिए आगे बढ़ने लगे। तो जो बिहार में जब भी सत्ता परिवर्तन हुआ तो उसका चेहरा BJP RSS नहीं रहा, उसका चेहरा अलग अलग रहा, जो समाजवादी नेता रहे या जो जातिगत आधारित राजनीति करते रहे।
74 में भी जो बदलाव हुआ वो जेपी जी जयप्रकाश के कारण हुआ। उसके बाद फिर जो बिहार में बदलाव हुआ वो नीतीश कुमार के कारण हुआ। तो सत्ता में जो बदलाव हुआ, सत्ता में जो स्थापित लोग हैं और उनके कारण जनता अपने आप को पीड़ित जब महसूस की, तो वो जो बदलाव करने वाले का जो नेतृत्व था, वो नेतृत्व संघ का नहीं रहा, बीजेपी का नहीं रहा, वो नेतृत्व समाजवादी विचार का रहा। यही कारण रहा कि बिहार में आरएसएस पहले से ही उसकी जो पृष्ठभूमि रही वो कमज़ोर रही। हालांकि नीतीश कुमार की जो सरकार बनी वो बीजेपी के सहयोग से बनी और लालू यादव के खिलाफ सुशील मोदी जी का भी एक संघर्ष रहा और उस संघर्ष से बिहार में बीजेपी मजबूत भी हुई और नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जो जोड़ी रही, इन दोनों के प्रयास से ही लालू यादव सत्ता से हटे और एक नई सरकार जो एनडीए की सरकार सत्ता में आई। लेकिन उसका नेतृत्व जो था वो नीतीश कुमार के कारण रहा और नीतीश कुमार ने क्या किया कि लालू यादव के जो वोट बैंक हैं उनमें जो अति पिछड़ी जाति है उनको उन्होंने चिन्हित किया। देखिए, जब हम सब लोग जानते हैं उस दौर के अखबारों को देखिएगा, जब लालू यादव जी सत्ता में थे या राबड़ी देवी जी जब सत्ता में थी तो वो बार बार बोलती थी कि मेरे मत पेटी से जिन निकलता है। तो प्रायः लोग ये समझता था कि मत पेटी में जो वो घपला करते थे उस समय के अखबारों में जो था लूट होती थी, तो वो जिन है, वो जिन भी हो सकता है। लेकिन असली जो जिन था जिसकी पहचान नीतीश कुमार ने किया वो था लालू यादव को अति पिछड़ी जाति का मिलने वाला वोट बैंक। यानी कि जो असली जो गेम है बिहार के सत्ता की जो चाबी है वो अति पिछड़ी जाति है, इसको रेखांकित करने वाले नीतीश कुमार थे और उन्होंने उस जातिगत समीकरण को जो अति पिछड़ी था, फिर जो लौकुश समीकरण था यानी जो गैर यादव पिछड़ी राजनीति थी, इसको एक जातिगत समीकरण में, एक जातिगत सांचे में ढाल करके और एक नेतृत्व किए। और लालू यादव का जो अग्री बनाम पिछड़ी का राजनीति था उसको वो पिछड़ा अति पिछड़ा के बना दी। हाँ, वो पिछड़ा अति पिछड़ा के बना दी, या उनको पिछड़ा भी मत कहिए, उनको आप वाई समीकरण की बात कीजिए, मतलब यादवों वर्सेस ऑल की बना दी। जी, बना दी और एक नई सरकार बनी। अभी देखिए, आज उनके पास एमवाई है, लेकिन 2010 में बड़ी संख्या में मुस्लिम जाति नीतीश कुमार को सपोर्ट की थी, तो ठीक है, कमोबेश उनके पास एमवाई रहा, लेकिन मुख्य रूप से उनको एक यादव के नेता तक सीमित कर दिए। तो ये नीतीश कुमार की ताकत रही और उन्होंने एक नया लीडरशिप दिया अति पिछड़ी जाति का, जो आज तक कायम है। और चूँकि अति पिछड़ी जाति को सबसे पहले सत्ता में पहचान दिए, मतलब सत्ता में भागीदारी, सत्ता में पहचान, उनकी अपनी जो राजनीतिक अस्मिता रही वो पहचान देने वाले नीतीश कुमार हैं। यही कारण है कि नीतीश कुमार चाहे जैसे भी हों, उनका जनाधार घटता नहीं है। आज भी उनका जनाधार कमोबेश कायम ही कायम है। आप ये देख लीजिए कि नीतीश कुमार की जो जाति है वो अति पिछड़ी जाति से नहीं है, लेकिन लेकिन अति पिछड़ी जाति सबसे बड़े नेता हैं और वो नीतीश कुमार के जनाधार के रूप में अति पिछड़ी जाति चिन्हित है और वो आज भी कायम है। और उसका यही कारण रहा कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में उस जाति को सत्ता में सम्मान मिला। दूसरी बात यह है कि आप पिछड़ी जाति की बात जब लालू यादव करते थे तो सरकारी टेंडर हुआ या जो बहुत सारे आयोग हैं, बोर्ड हैं, बहुत सारे पद हैं, उनमें उन्होंने अति पिछड़ी जातियों का उस तरीके से स्थान नहीं दिया जितना बढ़ चढ़ के नीतीश कुमार दिए। तो और जब भी नीतीश कुमार जब महागठबंधन में गए तो देखिए कि महागठबंधन में गए और नीतीश कुमार दो बार वापस आ गए, साल डेढ़ साल से ज़्यादा दोस्ती नहीं रह पाई। इसका कारण क्या था? इसका कारण था कि जब भी महागठबंधन की सरकार बनी, नीतीश कुमार सत्ता में रहे, अति पिछड़ी जाति के जो हित हैं उसमें उतार चढ़ाव हुआ। वहाँ पे जो आरजेडी समर्थक जातियाँ हैं वो हावी होती थी, सरकारी फाइलों में, थानों में, टेंडरों में, हर जगह वो हावी हो जाते थे। तो ये अति पिछड़ी जाति के हितों में जो उतार चढ़ाव आया, उससे नीतीश कुमार को आभास हुआ कि अगर हमें इस जाति समाज से जुड़ के रहना है तो इनसे अलग होना ही पड़ेगा। और एक बहुत ही अनुकूल परिस्थिति बीजेपी के साथ रहती थी। तो यही कारण था कि एनडीए की सरकार मजबूत चली। आज भी नीतीश कुमार जो हैं वो अति पिछड़ी जाति के सर्वमान्य नेता भी हैं, लोकप्रिय नेता भी हैं। बहुत सारे प्रयोग हुए, बहुत सारे रोचक प्रयोग हुए। आप देखिएगा कि 2014 में जब लोकसभा का चुनाव था, नरेंद्र मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ रहे थे, उस समय बिहार के मुकेश सहनी को, जो बिल्कुल एक नए लड़के हैं,
गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि के नए नवेले लड़के हैं, उनको अमित शाह जी ने सीधे मोदी के मंच के बगल में लाकर खड़ा कर दिया, इसलिए कि उस समय उनके साथ नीतीश कुमार नहीं थे। तो जो मल्लाह समाज के जो वोट बैंक है बड़ा है पिछड़ी जातियों में, तो उसमें सिंधमारी की जाए। तो कई प्रयोग हुए, बीजेपी की ओर से भी हुआ, बाद में आरजेडी की ओर से भी हुआ, लेकिन हर प्रयोग असफल हुआ। नीतीश कुमार का जो जातिगत वोट बैंक रहा, जो अति पिछड़ी वोट बैंक रहा, इसमें सिंधमारी नहीं हो पाई, इंटैक्ट रहा जी, हमेशा रहा। और यही कारण है, आप याद कीजिएगा कि पिछली बार जब 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई, वो अपने आप में बीजेपी का एक बहुत बड़ा आप कहें राजनीतिक शब्दावलियों में तो बहुत बड़ा इवेंट था। मतलब कि एक सपने के सच होने की, हाँ, एक सपने के सच होने का, जो लंबे समय से संघ और बीजेपी जिस राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष करती थी, आज वो साकार हो गया। इतना बड़ा इवेंट था, पूरी दुनिया के लोग, केवल भारत के लोग नहीं, पूरी दुनिया के लोग देख रहे थे। उस वक्त भी बीजेपी को यह आभास था कि बिहार की अति पिछड़ी जाति बिना नीतीश कुमार के हमारे पास नहीं आएंगे। तो यानी कि राम जन्मभूमि बनना, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होना, और उसमें मोदी जी का जो शोहरत और नाम जो पूरी दुनिया में गया, पूरी दुनिया का अटेंशन मिला, उसके बीच में भी बीजेपी इस बात को नहीं भूली कि बिहार में अति पिछड़ी जाति को लाने के लिए नीतीश कुमार ही एक विंडो है, नीतीश कुमार के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। यानी उनका ऑपरेशन नीतीश रुका नहीं। तो ये नीतीश कुमार की ताकत है, और ये बीजेपी की भी आपको तारीफ करनी चाहिए कि जो फैक्ट है उससे वो स्वीकार करते, वो मुंह नहीं मोड़ती है। ऐसा नहीं कि मोदी जी बहुत बड़े लीडर हैं, उन्होंने बड़े बड़े निर्णय लिए हैं, लेकिन उनके बड़े निर्णय और उनका मतलब मोदी जी राष्ट्रीय स्तर पर बड़े नेता हैं जी, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार उनसे बड़े नेता हैं जी। बिहार में नीतीश कुमार का जनाधार हमेशा कायम रहा, और जो बहुसंख्यक जनाधार है वो नीतीश कुमार के साथ है, इसलिए बिहार के बड़े नेता तो नीतीश कुमार ही हैं। और नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्तर पर बड़े हो सकते हैं, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार उनसे बड़े हैं, बिल्कुल बड़े हैं। और यही कारण है कि 2020 में जब कम सीटें आई नीतीश कुमार को, इसके बावजूद भी नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया गया, क्योंकि सीटें कई कारणों से था। मतलब उस समय एक तो हम सब लोग जानते हैं कि चिराग पासवान के कारण उनकी सीटें कम आई, उसका आरोप कहीं ना कहीं मीडिया में भी ये बात है कि उसका आरोप बीजेपी पे लगा। लेकिन एक और फैक्ट है कि उस समय उपेंद्र कुशवाहा भी एक ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस बनाए थे, ओवैसी के साथ उसमें छोटी कई और पार्टियां थी, तो उसके कारण भी वोट का नुकसान हुआ था, और वो भी एक फैक्टर था। तो लेकिन जो भी रहे, नीतीश कुमार का जनाधार कायम था। और आपके सर्वे में भी आया है कि नीतीश कुमार का जो 20% वोट बैंक है बिहार में, वो आज भी उनके साथ खड़ा है। नीतीश कुमार का वोट बैंक आज भी खड़ा है, और नीतीश कुमार के वोट बैंक के साथ एक नई समस्या जुड़ गई है कि वो नीतीश के राजनीतिक भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। यानी उनको अपनी जो एक लीडरशिप है, अपनी जो जातिगत लीडरशिप है, इसके चिंता है। वो चाहते हैं कि उनके जाति का लोग जो जैसे नीतीश हैं वैसे नीतीश जैसा कोई आए और वो नेतृत्व करे। जो आगामी जो विधानसभा बनेगा नए चुनाव के बाद, उसमें उनका नेतृत्व कौन करेगा, ये वो चाहते हैं, और ऐसा नेता चाहते हैं। कोई भी देखिए, जब भी आप क्षेत्रीय पार्टियों को देखेंगे तो उसमें नेता का महत्व होता है उनके पार्टी से अधिक। तो ये एक बात रहा। तो आपका जो मूल सवाल था कि संघ क्यों दूसरे राज्यों की तुलना में कमज़ोर है, उसका कारण यही रहा कि जो यहाँ का अति पिछड़ी जाति जो बहुसंख्यक है, वो संघ के उतना करीब नहीं गई। हालांकि संघ के कई कार्यक्रम हैं, और संघ हमेशा प्रयासरत भी रहा है अति पिछड़े जातियों में, दलित जातियों में जाने के लिए। लेकिन चूँकि यहाँ की जो जातिगत जो लीडरशिप है, कई जातियों के अपने मजबूत नेता हैं। अगर आप तुलना करेंगे झारखंड से या तुलना करेंगे पश्चिम बंगाल से, तो उसकी तुलना में बिहार में जातिगत नेता बहुत हैं। अगर आप दलित की बात करेंगे तो जो दलित का जो सबसे बड़ा समाज पासवान समाज है, उसके एक नेता हैं, तो उसमें सिंधमारी नहीं हो सकती है। मांझी समाज, मुसहर समाज के एक नेता हैं। कुशवाहा समाज में भी, कुशवाहा समाज का जो बड़ा वर्ग है, लगभग 60% के लोग तो नीतीश कुमार के साथ जुड़े हैं, लेकिन शेष उपेंद्र कुशवाहा के साथ जुड़े हैं। यादव समाज लालू यादव के साथ जुड़ा हुआ है। तो फिर बचा कौन? हर जाति के, कई जातियों के अपने नेता हैं। तो फिर जो जातियां बच गई वही तो प्रयोग के लिए हैं। जो नए लोगों के लिए प्रयोग के लिए कौन बच गया? जिस जाति के पास अपनी कोई नेता नहीं है, तो उसकी संख्या सीमित है। और जो जहाँ लीडर नहीं, जैसे सवर्णों में, तो वो माना जाता है कि सवर्ण
हर चुनाव में 70-75% एनडीए के साथ जाता ही है। तो जहाँ पे अपना लीडर नहीं है वही स्पेस केवल संघ के लिए बच गया। दूसरे राज्यों में इस तरह की परिस्थिति नहीं है। वहाँ पे अगर आप पश्चिम बंगाल की बात कर लें तो वहाँ पे एक ममता बनर्जी हैं, उनका अपना एक वोट बैंक है। उसके बाद तो फिर पार्टी ही पार्टी है, जैसे कांग्रेस पार्टी हुई, कम्युनिस्ट पार्टी हुई, बीजेपी पार्टी हुई, लेकिन लीडर के रूप में केवल ममता बनर्जी हैं। यहाँ पे हर जाति के अपने अपने नेता हैं, तो इसीलिए यहाँ पे संघ के लिए बहुत स्पेस नहीं रह पाया। और लंबे समय तक बीजेपी नीतीश कुमार के साथ सत्ता में रही है, आज भी सत्ता में है, लेकिन इस दौरान भी संघ का उतना फैलाव नहीं हुआ जितना कि होना चाहिए था। और उसका कारण यही है कि जो जातिगत लीडरशिप बिहार में है वो किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के राह का सबसे बड़ा अड़चन है। हालांकि ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। मैं मानता हूँ कि हर जाति में लीडर होने चाहिए। जाति को लोग नकारात्मक तौर पे प्रस्तुत करता है, उतनी बुरी ये बात नहीं है। मतलब जाति का लीडर होगा तभी जाति को उस सत्ता में एक सम्मान मिलता है, वरना कई ऐसे मुद्दे हैं। अगर आप विकास की बात करते हैं, विकास करते करते कब आपकी जो नीति है वो पूंजीवादियों की गोदी में चली जाती है, ये सरकार को समझ में नहीं आता है। तो विकास की बातें, नीति हों, सरकार की नीति हों, और जो समाज हो, इसका ख्याल रखना चाहिए। तो समाज का ख्याल तभी रखेगा जब समाज में एक राजनीतिक चेतना आएगी, और कोई भी जाति तभी वो ताकतवर होगी जब उसमें एक राजनीतिक चेतना होगी। और बिहार इस मामले में मजबूत है। तो यही कारण रहा कि यहाँ पे आरएसएस का फैलाव नहीं हुआ है। और संघ के काफ़ी कार्यकर्ता आए हैं, स्वयंसेवक आए हैं, लेकिन उनके आने का संबंध ये नहीं है कि संघ कमज़ोर है। ये तो एक तरीके से हर चुनाव में आते हैं। बड़ी संख्या में लोग गुजरात भी जाते हैं जहाँ संघ मजबूत स्थिति में भी। छत्तीसगढ़, बिहार से भी स्वयंसेवक गुजरात जाते हैं। बिल्कुल जाते हैं। बिहार से लोग तो महाराष्ट्र चुनाव में जाते हैं। मैं तो व्यक्तिगत तौर पे ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो कि बिहार के हैं, महाराष्ट्र चुनाव में जाते हैं। और इस बार जो महाराष्ट्र में चुनाव में बीजेपी जीती, बीजेपी का अपना सीएम है, उनके साथ काम किए हैं। अभी देखिएगा वहाँ पे बीएमसी की चुनाव भी होने वाली है महाराष्ट्र में। मुझे लगता है कि बिहार चुनाव के कारण नहीं हो पाया हो तो कहीं जनवरी फरवरी में हो, बिहार के काफ़ी लोग जाएंगे। तो जी तो ये आना जाना रहता है। लेकिन ये इसमें सच्चाई है कि बिहार में संघ की स्थिति दूसरे राज्यों की तुलना में कमज़ोर है। आप देखेंगे कि और संघ में भी इस पर मंथन चल रहा है। जी, संघ में मंथन चल रहा है, संघ प्रयासरत भी है। और इसका वही कारण है जिस तरीके से जातिगत नेताओं का जो यहाँ पे प्रभाव है। और दूसरी बात है कि आप देखिए कि अगर कोई नेता है, अगर वो जब राजनीति में नहीं होते हैं किसी कारणवश, तो उनके पुत्र को जनता स्वीकार कर लेती है। मतलब कि आप पासवान समाज रामविलास जी के बाद चिराग पासवान को सहज ही स्वीकार कर रही। कहाँ वो किसी पार्टी को स्वीकार कर रही, वो कांग्रेस को कर लेती, कम्युनिस्ट को कर लेती, बीजेपी को कर लेती। यानी उनको एक नेता चाहिए, उनको एक नेता चाहिए, एक टच वाला। अगर आप जातिगत नेता का मतलब होता है एक व्यक्तिगत टच मिले उनमें, तो वो टच चाहिए। तो इसीलिए उनके बाद उनके पुत्रों को स्वीकार कर लेती है, उनके पुत्र को स्वीकार कर लेती है, उनके परिजन को स्वीकार कर लेती है। इसको आप दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि इससे वंशवाद को बढ़ावा मिल सकता है। लेकिन वंशवाद का बढ़ावा मिलता जरूर है, लेकिन जो समाज है वो समाज उनके पुत्र को स्वीकार कर रहा है, ये भी एक यथार्थ है। तो आपने सुना रामबंधु वत्स जी को, इन्होंने कितनी बारीकी से समझाया हमें कि आरएसएस के बिहार में कमज़ोर होने की वजहें क्या क्या हैं, किन वजहों से आरएसएस बिहार में उतना मजबूत नहीं है जितना झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा के राज्यों में है। और यह भी बताया कि कितनी बड़ी संख्या में आरएसएस के स्वयंसेवक बिहार आए हैं इस चुनाव में अपना दमखम दिखाने के लिए। तो देखिए 2 महीने का वक्त बचा है। आरएसएस के जो स्वयंसेवक हजारों हजार की संख्या में बिहार में पहुंचे हैं, वे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को जिताने में कितना दमखम लगाते हैं। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।